चलिए बेटा शुरू किया जाए। कहाँ तक चर्चा हुई थी बेटा बताएं, उसके आगे चला। अच्छा, मैंने विधेयक के प्रकार पे चर्चा हो रही थी। तो विधेयक कुल कितने प्रकार के बेटा? 4 प्रकार के, बोल दीजिए एक बार। सामान्य विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। ध्यान रखना, ये केंद्र की बात है बेटा, राज्य में इस तरह के विधेयक नहीं होते, क्योंकि आपको पता है कि संविधान संशोधन करने की शक्ति राज्य की है ही नहीं है। तो राज्य में 4 नहीं बेटा, राज्य में 3 ही प्रकार के विधेयक होते हैं। आगे जब चर्चा करेंगे तो हम बात करेंगे। एक पे चर्चा शायद हुई बेटा, सामान्य विधेयक पर। तो सामान्य विधेयक की क्या शर्तें थी, फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। सामान्य विधेयक पर दोनों सदनों को एक समान अधिकार प्राप्त है। मतलब यह विधेयक चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में कहीं भी लाया जा सकता है। जो भी सदन चाहे इसको रोक सकता है। इसमें बीच में एक रास्ता निकाला गया है बेटा कि यदि राष्ट्रपति चाहें, जो आप देख रहे हैं बड़ा फ्रिक्वेंट घटना नहीं है, क्योंकि अब तक 3 ही बार ऐसा हुआ। तो सामान्य विधेयक 3 ही बार गतिरोध थोड़ा ही हुआ होगा, बहुत बार हुआ होगा, लेकिन अब तक 3 बार ऐसा हुआ कि अनुच्छेद 108 के अनुसार आर्टिकल 108 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाए। तो संयुक्त बैठक अगर बुलाई जाएगी तो इसमें पड़ला तो लोकसभा का भारी हो ही जाएगा, और अब तक 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी। तो मैंने कुल मिला जुला के अगर आप देखें, अगर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती तब तो दोनों का पड़ला बराबर है, लेकिन अगर संयुक्त बैठक बुला ली गई तो पड़ला थोड़ा भारी हो जाएगा। किसका बेटा? लोकसभा। यहाँ तक ठीक है। अब लिखिए धन विधेयक, मनी बिल। धन विधेयक तो हमारे संविधान के एक अनुच्छेद है बेटा 110, 110 है ना बेटा। तो हमारे संविधान के 110 में धन विधेयक के बारे में वर्णन है। ठीक है, तो थोड़ा अनुच्छेद वगैरह भी याद रहे बेटा तो बेहतर है। अब इसको थोड़ा सुनिए, क्योंकि इसमें है बेटा थोड़ा कॉम्प्लिकेशन, इसमें थोड़ा सा समस्या है, तो समस्या को जरा समझिए। जो मनी बिल है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? धन विधेयक। तो थोड़ा सा इसको समझने की आवश्यकता है बेटा। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, दिस इज क्वाइट इजी, बट कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि ये प्रश्न अभी पूछा गया पीसीएस में। और इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं कि पीसीएस में पूछा गया है, नहीं भी पूछा जाता तो पढ़ा ही रहे हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि धन विधेयक के बारे में अगर कुछ भी अध्ययन है आपका पहले का, तो आपको पता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसे लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करते हैं। कौन बताता है? लोकसभा अध्यक्ष, और किसी के पास कोई अधिकार नहीं है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसे लोकसभा अध्यक्ष बताएगा। अब एक बात मुझे बताइए, लोकसभा अध्यक्ष तो तब बताएगा जब विधेयक सदन में आ जाएगा। बोल नहीं रहे? जब सदन में विधेयक प्रस्तुत हो जाएगा, लोकसभा में स्पेशली, तब ना लोकसभा अध्यक्ष बताएंगे कि धन विधेयक है या नहीं। तो पहले से ही कैसे क्लियर हो गया कि धन विधेयक? क्योंकि आप कह रहे हैं ना कि एक विधेयक धन विधेयक होता है, और धन विधेयक की खासियत है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लोकसभा में प्रस्तुत होगा। कोई विधेयक अगर धन विधेयक है, इसकी 2 कंडीशन है। एक, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए सॉरी, दूसरा, लोकसभा में प्रस्तुत होना चाहिए। अब एक बात मुझे बताओ, पहले से आपको कैसे पता चल गया धन विधेयक है? जो राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति भी ले लिया और लोकसभा में प्रस्तुत कर लिया तब। जबकि लोकसभा अध्यक्ष बताएंगे कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं। पता नहीं मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो पहले से कैसे क्लियर हो गया कि कोई विधेयक धन विधेयक है? मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं। खर्चे की बात तो वित्त विधेयक में भी होती है, खर्चे की बात तो वित्त विधेयक में भी रहती है। पहले किसने डिसाइड कर लिया कि ये विधेयक धन विधेयक है?
इसलिए हम राष्ट्रपति से अनुमति लेके लोकसभा में प्रस्तुत करें तब, जबकि लोकसभा में आने के बाद लोकसभा अध्यक्ष बताएगा कि धन विधेयक है कि नहीं। क्या आपको नहीं लगता कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ है? जब धन विधेयक प्रमाणित लोकसभा अध्यक्ष करेंगे तो पहले कौन निर्धारित कर लिया कि धन विधेयक है? और जब तक धन विधेयक निर्धारित नहीं हो जाएगा, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लोकसभा में प्रस्तुत करना है। ये तो पहले मुर्गी और अंडा वाला मामला हो गया। बोल नहीं रहे? अरे भाई, लोकसभा में आए तो सही, तब न लोकसभा अध्यक्ष बताएंगे कि धन विधेयक है या नहीं है। और धन विधेयक के साथ शर्त ये जोड़ी गई 110 में कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लोकसभा में आएगा। इसका मतलब किसी को थोड़ा अंदेशा था कि धन विधेयक है। मैं जिस प्रॉब्लम की ओर इशारा कर रहा हूं, नजर उस पर आपकी पड़ रही है? एक बात ध्यान रखना, कोई विधेयक धन विधेयक के रूप में जन्म लेता ही नहीं है, पैदा ही नहीं होता। कोई विधेयक वित्त विधेयक के रूप में जन्म लेता है। क्लियर है बेटा? और वित्त विधेयक दो प्रकार के होते हैं, वित्त विधेयक श्रेणी प्रथम और वित्त विधेयक श्रेणी 2। वित्त विधेयक श्रेणी प्रथम के साथ ये नियम है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लोकसभा में आएगा। पता नहीं मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो सबसे पहले कोई विधेयक सदन में जो आता है बेटा, वो धन विधेयक के रूप में नहीं आता। थोड़ा धुआं हुआ हो गया है ना? ये सब भूत प्रेत भगाने के लिए नहीं नहीं, तो कोई विधेयक धन विधेयक के रूप में है या नहीं है, ये शुरू से निर्धारित नहीं होता बेटा। तो विधेयक जो सदन में कदम रखता है वो वित्त विधेयक के रूप में रखता है। क्लियर है बेटा? अब वित्त विधेयक के रूप में आ गया, अब लोकसभा अध्यक्ष उसे निर्धारित करेंगे कि ये वित्त विधेयक ही रहेगा, ये धन विधेयक होगा। समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूं? जब लोकसभा अध्यक्ष मुहर लगा दें, दस्तखत कर दें, यह जो विधेयक मेरे टेबल पे दिख रहा है वित्त विधेयक, ये वित्त विधेयक न होके अब होगा ये धन विधेयक। क्लियर है? और जैसे वो कह देंगे कि धन विधेयक है, वैसे ही एक काम हो जाएगा, राज्यसभा का अधिकार खत्म। अब राज्यसभा उस विधेयक पे कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ एक काम कर सकती है कि 14 दिन तक उस विधेयक को रोक सकती है। क्लियर है? ना कोई संशोधन कर सकती है, ना उसे रोक सकती है। 14 दिन के बाद वो खुद ब खुद पारित हो जाएगा। अब एक प्रश्न दिमाग में आता है कि अगर मान लीजिए वित्त विधेयक को लोकसभा अध्यक्ष धन विधेयक न प्रमाणित करें, भाई आया था सदन में, प्रवेश किया था किस रूप में? वित्त विधेयक के रूप में। लोकसभा अध्यक्ष कह दे कि ये वित्त विधेयक ही है, ये धन विधेयक नहीं है, तो क्या होगा? अरे तो आगे की कोई प्रक्रिया होगी? हाँ, प्रक्रिया होगी। तो पहली शर्त तो आपने पूरी कर दिया वित्त विधेयक की, कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लोकसभा में आ गया। अब लोकसभा अध्यक्ष ने उसे धन विधेयक कह दिया तो राज्यसभा 14 दिन के अंदर उसे पारित करेगी। और अगर उन्होंने कह दिया कि ना ना ये धन विधेयक नहीं है, ये वित्त विधेयक ही है, ये राज्यसभा में भी जाएगा और राज्यसभा के पास सारे के सारे अधिकार प्राप्त हैं, यानी वो इसे चाहे तो रोक भी सकता है। क्लियर है बेटा? और फिर ऐसी दशा में संयुक्त बैठक भी बुलाई जा सकती है। क्लियर है बेटा? लेकिन जैसे धन विधेयक कह देगा वैसे राज्यसभा लाचार हो जाएगी, उसके पास कोई भी अधिकार नहीं रहेगा। अब रही बात वित्त विधेयक द्वितीय, मैंने कहा ना दो प्रकार के होते हैं। वित्त विधेयक श्रेणी 2 जो होता है वो एकदम साधारण विधेयक जैसा होता है। बोल नहीं रहे हैं? न राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता है, न लोकसभा की बाध्यता है, ये किसी भी सदन में। तो वित्त विधेयक प्रथम श्रेणी और वित्त विधेयक दूसरी श्रेणी में बस एक अंतर है, अभी हम सब लिखाएंगे बेटा, परेशान मत होइए। वित्त विधेयक प्रथम श्रेणी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लोकसभा में आएगा, बाकी प्रक्रिया साधारण विधेयक जैसी होगी। क्लियर? वित्त विधेयक श्रेणी 2 पूर्ण रूप से साधारण विधेयक जैसा है। क्लियर हुआ? अब वित्त विधेयक श्रेणी 1 लोकसभा में आ गया और लोकसभा अध्यक्ष उसे धन विधेयक प्रमाणित कर दिया तो फिर राज्यसभा का अधिकार समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब है कि सदन में कोई विधेयक धन विधेयक के रूप में नहीं आता, वो आता है वित्त विधेयक श्रेणी 1 के रूप में।
अब लोकसभा अध्यक्ष उसे धन विधेयक बताए या ना बताए। इसीलिए कहा जाता है बेटा, हर धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। बोल नहीं रहे, हर धन विधेयक क्या होता है बेटा? वित्त विधेयक होता है। लेकिन हर वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। क्लियर है? एक कमेंट यहां लिख लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। लिखें, कोई विधेयक सदन में धन विधेयक के रूप में नहीं लाया जाता। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम लोगों की नजर है इस पर। कोई विधेयक सदन में किस रूप में बेटा? धन विधेयक के रूप में नहीं लाया जाता। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग सूर्य प्रताप जी, कमेंट देख पाए बहुत देर से। हाँ, कोई विधेयक सदन में किस रूप में बेटा? धन विधेयक के रूप में नहीं लाया जाता, वरन कोई बेटा डाउट है प्लीज? मैंने जो बताया उसमें कुछ संदेह आपको दिख रहा है? पिक्चर एकदम क्लियर है? सदन में कोई विधेयक धन विधेयक के रूप में नहीं आता। वो आता है या तो वित्त विधेयक श्रेणी प्रथम या वित्त विधेयक के रूप में। अब वित्त विधेयक श्रेणी प्रथम की क्या शर्त है? वो उसकी वही शर्त है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लोकसभा में आएगा। बाकी प्रक्रिया साधारण विधेयक जैसी होती। उसी बीच में अगर लोकसभा अध्यक्ष ने कह दिया कि धन विधेयक है तो बाकी प्रक्रिया खत्म। बस इतना सा डिफरेंस है बेटा। लिखें, वरन वरन सदन में वित्त विधेयक प्रथम श्रेणी के रूप में आता है। वरन सदन में किस रूप में बेटा? वित्त विधेयक श्रेणी प्रथम, क्लास 1 के रूप में आता है। यदि लोकसभा अध्यक्ष इसे धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कर दें तो यदि लोकसभा अध्यक्ष इसे धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कर दें तो यह धन विधेयक कहलाता है। क्लियर है बेटा? अस्पष्ट है? अस्पष्ट है, लिखें, अस्पष्ट है। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। स्पष्ट है, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसका निर्धारण कौन करता है बेटा? लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्लियर हुआ? अब एक बात मुझे बताइए, जब कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है, इसका मतलब तय है कि सदन में आने के बाद ही करता होगा, पहले कैसे कर लेगा? तो सदन में जब वो प्रवेश करता है विधेयक, तो धन विधेयक के रूप में नहीं करता, वित्त विधेयक प्रथम श्रेणी के रूप में करता। क्लियर है बेटा? लिखें, धन विधेयक पर राज्यसभा के पास कोई अधिकार नहीं है। धन विधेयक पर राज्यसभा को कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है। क्लियर है बेटा? ठीक है, राज्यसभा धन विधेयक को अधिक से अधिक, राज्यसभा धन विधेयक को यानी मनी बिल को अधिक से अधिक कितना बेटा? 14 दिनों तक
रोक सकती है। अधिक से अधिक 14 दिनों तक रोक सकती है, विलंबित कर सकती है। क्लियर है बेटा? हाँ। इसके उपरांत यह पारित हो जाएगा। इसके उपरांत यह पारित हो जाएगा। क्लियर है बेटा? एक बात तो समझ में आ गई कि धन विधेयक पे पड़ना भारी है लोकसभा, सर्वाधिकार है, राज्यसभा कुछ कर ही नहीं सकती। क्लियर हुआ बेटा? आगे लिखें, वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल। वित्त विधेयक, अगला क्या है बेटा? फाइनेंस बिल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? हाँ, वित्त विधेयक। एक बात समझ लो बेटा, जैसे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला, हाँ बिल्कुल है, वित्त विधेयक में भी यही लिखा हुआ है कि खर्च वर्च का प्रावधान हो। क्लियर है बेटा? यानी पैसा वैसा कैसे खर्च हो इसका प्रावधान होगा, करों का प्रावधान होगा, कुछ अन्य बातें होंगी, इसको वित्त विधेयक कहते हैं। और इसी को तो धन विधेयक कहते हैं। यानी वित्त विधेयक और धन विधेयक में अगर डेफिनेशन आप देखें तो बहुत बहुत बेसिक डिफरेंस नहीं है। बस डिफरेंस खाली ये है कि अगर वित्त विधेयक को लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित कर दे कि नहीं मैं कह रहा हूं कि यह धन विधेयक है, तो है। वो कह देगा नहीं है तो कोई क्वेश्चन नहीं, कोई ये नहीं उसे पूछेगा कि काहे आपने धन विधेयक कहा, काहे धन विधेयक नहीं कहा। इसमें सरकार कभी कभी गेम खेलती है। जैसे इस तरह के विधेयक को सरकार को जो पास कराना होता है और उसको मालूम है कि राज्यसभा में हमारा बहुमत नहीं है, तो लोकसभा अध्यक्ष को इशारा कर देती है, अरे वो उसी के पार्टी का है ना लोकसभा अध्यक्ष, वो फट से दस्तखत मुहर कर देता धन विधेयक, राज्यसभा मुंह ताकती रह जाती, करे अब कुछ नहीं कर सकते। तो वित्त विधेयक धन विधेयक में बहुत डिफरेंस नहीं है बेटा, परिभाषा है। हाँ, वित्त विधेयक का वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 117 में है, ब्रैकेट में जरूर लिखें, आर्टिकल 117। अब इसकी जो परिभाषा है बेटा वो यही है, इसमें संचित निधि पे खर्च हो, अभी हम बताएंगे संचित निधि क्या है, सब चर्चा करेंगे, करों आदि का प्रावधान हो, अन्य बातों का प्रावधान। अब अन्य बात क्या है ये तो नहीं लिखा ना, इसी का दुरुपयोग होता रहता, सरकार करती रहती। क्लियर है बेटा? लिखें, हेडिंग बनाए वित्त विधेयक, हाँ लिखे, यह दो प्रकार का होता है, वित्त विधेयक दो प्रकार का होता है, यानी दो श्रेणी में बांट दिया गया। तो नीचे से लिखे, श्रेणी प्रथम माने क्लास 1 फाइनेंस बिल 117(1), 117(2 ऐसे करके डिमार्केट किया गया। हाँ, थोड़ा लिखा जाए बेटा, लिखें, यह विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, यह विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से, कहां बेटा? लोकसभा में प्रस्तुत होता है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से कहां बेटा? लोकसभा में प्रस्तुत होता है। शेष प्रक्रिया यानी बाकी प्रक्रिया साधारण विधेयक जैसी ही होती है। बाकी प्रक्रिया कैसी बेटा? साधारण विधेयक जैसी होती है। डिफरेंस समझ में आया बेटा? फिर से बोल रहे हैं, साधारण विधेयक की क्या खासियत थी? किसी भी सदन में आ सकता है। वित्त विधेयक प्रथम श्रेणी की बस एक शर्त है कि किसी सदन में नहीं आएगा, लोकसभा में आएगा, वो भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से आएगा। बाकी प्रक्रिया जो थी साधारण विधेयक की, वही प्रक्रिया इसके साथ भी होगी। क्लियर है बेटा?
क्लास 2 लिखो, वित्त विधेयक श्रेणी द्वितीय। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, अगर डाउट हो तो हमसे बात करिए। यही प्रश्न आपको इस साल पीसीएस में पूछा गया था और अब ढेर सारे हमारे मित्र गलत करके आए थे। अब पेपर उठा के देखिएगा तो सही हो जाएगा, अब है ना? याद आ रहा है बेटा, पूछा गया था, आ नहीं रहा था, चलो अब आ जाएगा। दूसरा बेटा, हाँ, वित्त विधेयक श्रेणी 2 हो गया। हाँ, लेकिन यह साधारण विधेयक जैसा व्यवहार किया जाता है, व्यवहारित होता है, ऐसा लिखें। यह साधारण विधेयक जैसा व्यवहारित होता है, यानी व्यवहार किया जाता है, माने विशुद्ध रूप से समझ लो साधारण विधेयक है। क्लियर है बेटा? तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब वित्त विधेयक श्रेणी 2 किसी भी सदन में लाया जा सकता है, दोनों सदनों को एक बराबर अधिकार प्राप्त है। क्लियर है बेटा? कोई डाउट नहीं? डाउट आउट रहे मन में और देखो नहीं सर क्या फायदा है, बताओ। अगर डाउट हो तो पूछो ना, मैं खड़ा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि डाउट ना रह जाए आपके मन में। वित्त विधेयक प्रथम और वित्त विधेयक द्वितीय में खाली एक अंतर है कि वित्त विधेयक सिर्फ लोकसभा में आएगा, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से आएगा, बाकी प्रक्रिया साधारण विधेयक जैसी ही है। और वित्त विधेयक क्लास 2 पूर्ण रूप से साधारण विधेयक जैसा, उसके साथ यह भी शर्त नहीं है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से कहां आएगा, कहीं आए। क्लियर है? एक बात मुझे बताओ, अगर वित्त विधेयक साधारण विधेयक हो जाता है थोड़ी देर के बाद, तो क्या इस पे संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती, हाँ या ना? यही पूछा गया था, यही पूछा गया था, पेपर उठा के देखो, आपसे यही पूछा गया था कि वित्त विधेयक पे क्या संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती। 4 पॉइंट बनाया था, उसमें 1 पॉइंट लिखा था, तो यस बुलाई जा सकती। नोट बना के लिखो, वित्त विधेयक पर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। किस अनुच्छेद के तहत? अरे इतना शुभ अंक है हिंदू धर्म वालों के लिए, 108। माला वाला 108 बार जपते हो, कैसे कैसे भूल जाओगे भैया? वित्त विधेयक पर भी संयुक्त बैठक क्या बेटा बुलाई जा सकती है। कब? जब गतिरोध हो जाए। कब गतिरोध हो जाएगा? नहीं वो तो है ही है, 3 कंडीशन मैंने बताया था। पहली कंडीशन कि एक सदन पारित करे, दूसरा ना पारित करे, दूसरा एक सदन पारित करे, दूसरा 6 माह तक कोई जवाब ना दे, तीसरा एक सदन पारित करे, दूसरा सदन उसी रूप में स्वीकार ना करे, कुछ संशोधन बताए, उस संशोधन को पहला सदन न माने। जब गतिरोध शब्द बोला जाए तो इसमें तीनों बातें शामिल हैं। क्लियर है बेटा? तो लिखा है एक जगह कहीं आपको, तो क्लियर हुआ बेटा? हाँ पूछे। हाँ याद है ना तीनों? तो जब गतिरोध शब्द बोला जाए तो एक नहीं तीनों का मतलब होगा, तीनों में से कुछ भी हो गया तो ऐसा ही होगा। क्लियर है? अब बड़ा दुख होता है बेटा कि मैं बड़ी उम्मीद से आता हूं कि आप लोग कुछ पूछोगे, कुछ पूछते ही नहीं। तो 2 बातें हो सकती है, पहला ये कि मैं कुछ ज्यादा ही अच्छा पढ़ा रहा हूं कि पूछने की जगह ही नहीं मिल रही है, और दूसरा कि आप खाली सुन रहे हो, सोचने समझने की जरूरत नहीं है। पता नहीं क्या है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, लेकिन इतना जरूर है बेटा कि अगर मन में कुछ संदेह हो, देखो मैं अपनी बात बताऊं कि पिछले 24-25 साल से मैं हूं पढ़ने पढ़ाने, है ना बेटा? मुझे लगता है आप लोगों की जितनी उम्र है उससे ज्यादा दिनों से मैं हूं पढ़ने पढ़ाने। मुझे पता है आपको क्या तकलीफ होती है। अब इतने दिन से अगर यही नहीं समझ पाए ना तो डूब मरने लायक है एक टीचर के रूप में। मुझे ढंग से पता है कि आपको क्या तकलीफ होती है, और मैं अगर उस चीजों से बच के आपको बता दूं तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई डाउट रह जाता है। तो मुझे लगता है शायद यही हो रहा है, कोई डाउट बच ही नहीं रहा है ना? तो अब परीक्षा में आया होता तो कर लेते। तो वहां नहीं थे क्या जब मैं पढ़ा रहा था? तो वहां भी तो पढ़ाया था। हाँ, तभी एक क्वेश्चन गया आपका। इसीलिए कोई लेक्चर वेक्चर छोड़ो मत भैया, किस लेक्चर से कहां से क्वेश्चन होगा
कहना बहुत मुश्किल है। तो दो हो गया बेटा, दो क्या तीन हो गया। सामान्य विधेयक हो गया, धन विधेयक हो गया। लेकिन ध्यान रखना, अब अगर एक प्रश्न आपसे पूछें, जरा सोच के समझ के और बुद्धि से जवाब देना। सदन में विधेयक जो प्रस्तावित होते हैं वो कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। चार प्रकार के प्रस्तावित नहीं होते, वो तो एक ही हो जाता है। बोल नहीं रहे हो? तो सदन में जो विधेयक लाए जाते हैं वो चार प्रकार के नहीं लाए जाते, वो तीन ही प्रकार के होते हैं। या तो साधारण होगा, या तो वित्त होगा, या तो संविधान संशोधन होगा। अब ये अलग बात है कि आएगा वित्त और जाएगा धन विधेयक बन के, हाँ या ना? होते कितने प्रकार के हैं? तो चार प्रकार के। प्रस्तावित कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। गड़बड़ हो जाएगा परीक्षा में, और गड़बड़ करा देंगे आपसे वो। अति उत्साह में सतर्क रहिएगा, है ना बेटा? कोई डाउट हो तो बेटा बताओ, हम हर डाउट को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक नोट बनाइए जी बेटा, एक नोट लिखिए। बनाइए मत, नोट बनाना अवैध काम है। नोट लिखिए। लिखें। हर धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। हर धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। क्यों? वित्त विधेयक के रूप में ही तो आता है ना। हर धन विधेयक क्या होता है बेटा? वित्त विधेयक होता है। किंतु प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता। प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता। अब बताओ, किसको पढ़ के समझ में आ रहा है? आया ना? कुछ वेन डायग्राम समझ में आता है? वेन डायग्राम से दिखाएं। तो जैसे सदन में जब वो आएगा तो किस रूप में आएगा बेटा? एक डायग्राम से देखो, वो आएगा फाइनेंस बिल। बोले बेटा, आता तो फाइनेंस बिल के रूप में है। आने के बाद कुछ वित्त विधेयक को धन विधेयक कह दिया जाता है। तो धन विधेयक किसको कहा जाता है? वित्त विधेयक को कहा जाता है। तो मैंने जो बोला जरा फिर से मिलाइए वेन डायग्राम के माध्यम से। प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं। कोई विधेयक अगर यहां है तो है तो वित्त विधेयक, लेकिन क्या वो धन विधेयक है? नहीं है। क्लियर है? जो स्टेटमेंट दिया गया वो पूरी तरह से सही है। अब उल्टा कर देगा परीक्षा में। हर धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, हर वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता। दिमाग की दही बन जाएगी आपको। ऐसे ही कुछ तो लिखाए थे सर, ऐसे ही कुछ नहीं था। शब्द पे ध्यान दीजिए। वित्त विधेयक ही धन विधेयक बनते हैं, धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं बनता। क्लियर है बेटा? तो सदन में जब प्रवेश करता है वह, तो धन विधेयक के रूप में नहीं प्रवेश करता, वित्त विधेयक के रूप में प्रवेश करता है। ठीक है? वो तो जब सदन में घुसता है तब होता है अरे आ गए आ गए, ये तो धन विधेयक है भाई। लोकसभा अध्यक्ष दिमाग से मुहर लगाता है, वो साइन करता है और कहता है कि ये धन विधेयक हुआ। और जैसे वो प्रमाणित किया वैसे राज्यसभा का अधिकार फिनिश हुआ। अब उसे अधिक से अधिक 14 दिनों तक डिलेड कर सकते हैं, विलंबित कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते। ना कोई संशोधन, ना वापस, ना तो कह नहीं सकते, संशोधन कर नहीं सकते, वापस भेज नहीं सकते। तो ज्यादा से ज्यादा उनके पास सिर्फ इतना विकल्प है, वो 14 दिन तक सांस न लें। 15वें दिन खुद ही निकल के चला जाएगा कि नालायक अब हम निकल रहे हैं, खुद ही वो कानून बन जाएगा। क्लियर है बेटा? अगला चौथा, संविधान संशोधन विधेयक। अच्छा एक चीज बताओ, थोड़ा सा हम लोग तुलनात्मक रूप से अगर देखें तो कुल मिला जुला के पड़ला झुक किधर रहा है बेटा? बोलो। कुल मिला जुला के पड़ला भारी हो रहा है किसका? लोकसभा। हो रहा है कि नहीं?
एक तो सरकार लोकसभा पर जवाबदेह होती है, यही पढ़ना भारी हो गया। साधारण विधेयक में आप देख रहे हो तो घुमा फिरा के लोकसभा का ही पढ़ना भारी हो रहा है। धन विधेयक के रूप में देख रहे हो तो खैर सब कुछ लोकसभा है, राज्यसभा के पास कोई अधिकार ही नहीं है। वित्त विधेयक प्रथम श्रेणी में आप देख रहे हो, लोकसभा के पास शक्ति है, वहीं शुरू होगा। हाँ, वहां भी संयुक्त बैठक होगी तो लोकसभा ही बाधित हो जाएगी। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो घुमा फिरा के समझ में तो आ ही रहा है कि दोनों सदनों में शक्तिशाली कौन दिखता है बेटा? लोकसभा दिखती है। क्लियर है? अब लास्ट वाले में चेक कर लेते हैं। तो पहले थोड़ा इसका परिचय लिख लें बेटा, पहले इसका थोड़ा परिचय हो जाए। ऐसा कोई विधेयक जिसके माध्यम से संविधान के प्रावधानों में परिवर्तन किया जाए, संविधान के प्रावधानों में क्या बेटा? परिवर्तन किया जाए। क्या कहलाएगा बेटा? ऐसा कोई विधेयक जिससे संविधान के प्रावधानों में क्या बेटा? परिवर्तन किया जाए, संविधान संशोधन विधेयक कहलाएगा। परिचय तो हो गया बेटा, समझ पा रहे हैं? यानी आज की डेट में संविधान में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसमें अगर कुछ भी परिवर्तन आपको करना होगा तो आपको संविधान संशोधन विधेयक लाना होगा, और यह विधेयक आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग आता है, 368 के अनुसार ही आता है। ठीक है, तो अनुच्छेद भी लिख लो भाई, काम आएगा। आर्टिकल 368 क्लियर है बेटा? अब इसकी प्रक्रिया थोड़ा देख लें। तो इसके लिए एक शब्द बहुत अच्छा है, मुझे लगता है बाकी तो हम लिखाएंगे ही। वो शब्द यह है कि दोनों सदनों को एक बराबर अधिकार प्राप्त है। क्लियर है? इसमें कहीं भी किसी भी तरह से लोकसभा का पलड़ा भारी नहीं है। जैसे साधारण विधेयक में भी मैंने लिखा था दोनों सदनों को एक बराबर अधिकार है, किंतु 108 के अनुसार संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। यहां कोई इंतु किंतु नहीं है। तो जरा सुन लो प्रक्रिया क्या है। संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में। क्लियर है? एक सदन पारित कर देता है, दूसरा सदन इसे पूरी तरह से रोक सकता है, और एक बात, यदि दूसरे सदन ने रोका वह विधेयक वही का वही दम तोड़ देता है, खत्म हो जाता है, कोई विकल्प नहीं बचता उसे फिर से जिंदा किया जा सके। पता नहीं मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? संविधान संशोधन विधेयक पर किसी भी सदन ने यदि व्यवधान पैदा किया वही खत्म, खत्म, कोई रास्ता ही नहीं बचता, देयर इज नो ऑप्शन। तो यहां बराबरी का मामला दिख रहा है, एकदम बराबरी का मामला है। लोकसभा पारित करे, राज्यसभा रोक देगी, विधेयक खत्म। राज्यसभा पारित करे, लोकसभा रोक देगी, विधेयक समाप्त। क्लियर है? और ऐसा बहुत बार हुआ है, ऐसा कई बार हुआ है। इसीलिए कहा जाता है कि जब राज्यसभा में सरकार बहुमत में नहीं है तो सरकार चलाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर संविधान संशोधन का इरादा रखते होंगे तो भूल ही जाइएगा, क्योंकि संविधान में संशोधन आप कर पाएंगे नहीं, क्योंकि राज्यसभा बीच में बाधा बन के खड़ी हो जाएगी, नहीं पारित करेंगे, बात खत्म। कोई शक बेटा, कोई डाउट? लिखें। संविधान संशोधन किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। क्लियर है बेटा? दोनों सदनों को एक समान अधिकार प्राप्त है। दोनों सदनों को क्या बेटा? एक समान अधिकार प्राप्त है।
क्लियर हुआ बेटा? अर्थात एक सदन पारित करे तो दूसरा सदन इसे रोक सकता है। क्लियर हुआ बेटा? कोई डाउट? खत्म हो जाएगा विधेयक। वो अगर एक ने व्यवधान पैदा किया तो फिर समझ लो संविधान संशोधन तो नहीं ही होगा, बाकी जो माना है वो हो जाए। क्लियर है बेटा? अब अगर हम तीनों चारों विधेयकों पे एक कंक्लूजन तैयार करें, एक समरी तैयार करें, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा है कि पड़ला कुल मिला जुला के लोकसभा का भारी है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो निम्न सदन है, लोकसभा है, वो राज्यसभा से ज्यादा शक्तिशाली है। तो शक्तिशाली का मतलब कोई मार पिटाई लड़ाई झगड़ा थोड़ा ही करना है। एक बार मैं पढ़ा रहा था तो छोटे कंपटीशन वाले बच्चे थे, तो सिपाही उपाही टाइप के थे। एक बार मैं पढ़ा रहा था तो मैंने पूछा, बेटा लोकसभा राज्यसभा में कौन ताकतवर है? एक बच्चे ने तुरंत जवाब दिया कि सर लोकसभा। उनका ये बच्चा तो स्मार्ट है। फिर मुझे लगा कभी कभी उत्तर आप लोगों का कालिदास वाले स्टाइल में होता है ना? तो मुझे ये डाउट हुआ कि भाई इतना अभी क्वेश्चन निकला नहीं कि तुरंत बताएं। मैंने कहा क्यों? तो कहा सर वहां 545 लोग हैं और वहां 245 हैं, तो 545 तो भारी पड़ी जाए। अच्छा लड़ाई करनी है, मार पिटाई करनी है? नहीं नहीं, विधि में शक्ति किसकी ज्यादा है यह देखना है, तो विधि में शक्ति लोकसभा की ज्यादा है। एक कंक्लूजन बेटा जरूर लिख लें, निष्कर्ष या कंक्लूजन करके एक जरूर कमेंट लिख लें। उपरोक्त विधेयकों के आधार पर, उपरोक्त विधेयकों के आधार पर स्पष्ट होता है कि उपरोक्त विधेयकों के आधार पर स्पष्ट होता है कि लोकसभा की शक्तियां राज्यसभा की तुलना में अधिक हैं। लोकसभा की शक्तियां राज्यसभा की तुलना में अधिक हैं। तो मुझे लगता है बचपन से आज तक जब भी आप पढ़े हैं लोगों ने यही बताया कि लोकसभा ज्यादा शक्तिशाली होती है ना? आज क्लियर हुआ क्यों शक्तिशाली होती है। सदन का काम है विधि को पारित करना, मुख्य कार्य है उसका कानून बनाना, और कानून बनाने पे आप देखें पड़ला भारी है किसका बेटा? लोकसभा का। इसीलिए हम लोग कहते हैं लोकसभा ज्यादा शक्तिशाली है। क्लियर है? अब कुछ अपवाद हैं बेटा जिस पे जरूर बात करनी होगी, एक्सेप्शन है। हमारे संविधान के कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पे राज्यसभा का पड़ला भारी हो जाता है लोकसभा से। ये अपवाद है, लेकिन अगर है तो जानना होगा, क्योंकि कंपटीशन में अक्सर एक्सेप्शन ही पूछते हैं। सामान्य चीजें तो हर बच्चे को पता है। तो हम ये देखते हैं कि क्या हमारे संविधान में कुछ ऐसी भी जगह है जहां राज्यसभा लोकसभा से ताकतवर हो जाती है। तो है कुछ जगह। अब ये बेटा बहुत आसान भी है और ये बहुत मुश्किल भी है, दो नजरिए से है। अगर हम आपको सिर्फ लिखा उखा के क्लियर कर देना चाहते हैं तो बहुत आसान है, और इसकी अवधारणाओं को अगर समझना है तो ये बहुत मुश्किल है। तो मैं ये कोशिश करूंगा, चूंकि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि हम दोनों चीजों पे प्रकाश डालें, है ना बेटा? तो एक हेडिंग बना लें, राज्यसभा की या राज्यसभा के विशेषाधिकार, राज्यसभा के विशेषाधिकार। ठीक है? अब थोड़ा सा बेटा रुकिए और खाली लिखिए मत, लिखने से काम बिगड़ जाएगा। लिखाने का काम तो 2 मिनट का है, अभी हम लिखा देंगे। एक बात मुझे बताइए,
हमारे और आपके बीच में चीजों का बंटवारा हो गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 मार्कर है और कहा गया कि भाई इसका बंटवारा होगा, 1 मार्कर आप रखिए, 1 मार्कर आप रखिए, तो बंटवारा तो हो गया। अब एक बात मुझे बताइए, संघात्मक व्यवस्था में, फेडरेशन सिस्टम में शक्तियों का संघ और राज्य के बीच में स्पष्ट बंटवारा होता है ना? बोल नहीं रहे? तभी ना आपने बनाया था संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। काहे के लिए बनाया था? बांटा था ना कि संघ सूची में वे विषय रखे जाएंगे जिसपे संसद कानून बनाएगी, राज्य सूची में वे विषय रखे जाएंगे जिसपे राज्य कानून बनाएंगे, समवर्ती सूची में वे विषय रखे जाएंगे जिसपे दोनों कानून बनाए। हाँ, बस उसमें ये शर्त जोड़ दी गई कि यदि संसद भी उस पर कानून बना देती है और राज्य भी कानून बना देते हैं उसी, क्योंकि दोनों के पास अधिकार है, तो संभावना है कि दोनों कानून बना दें। यदि दोनों कानून बना दिए तो संसद की बनाया गया कानून ही माना जाएगा, राज्य वाला कानून नहीं माना जाएगा। यानी बड़े भाई की स्थिति थोड़ी सी मजबूत रखी गई। क्लियर है बेटा? एक बात मुझे बताइए, 2 मार्कर है, एक आपको दे दिया गया, एक मुझे दे दिया गया, बंटवारा कर दिया गया, तो बट गया, ठीक है, ईमानदारी से बंटवारा हो गया। लेकिन ये तो बिल्कुल गलत बात है कि अपना मार्कर वो अपने पॉकेट में रख लें और जब लिखना हो झपट के आपका मार्कर ले लें और लिख ले, फिर कह लीजिए। ये तो बेईमानी हो रही है ना। आपको जब मार्कर दिया गया तो लिखो अपने मार्कर से, मेरा वाला काहे ले रहे हो? तो अगर ऐसा हो रहा है तो मुझे लगता है बंटवारा तो ठीक नहीं हो रहा है। जब एक मार्कर आपको दे दिया गया तो आप लिखो उससे। हमको जब लिखना होगा तो मैं अपने वाले से लिखूंगा या नहीं लिखूंगा, आपसे क्या मतलब? यहां कुछ गड़बड़ है। और यही गड़बड़ है बेटा जो कहते हैं कि संघात्मक व्यवस्थाओं के अनुरूप तो नहीं है, बंटवारा ठीक से नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ हो रहा है। क्या गड़बड़ हो रहा है बेटा, जरा समझिए। हमारे एक प्रावधान है आर्टिकल 249, बोर्ड पे लिख रहे हैं बेटा, तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं बेटा? राज्यसभा के विशेषाधिकार। बोले बेटा, यही ना बेटा? तो ये क्या विशेषाधिकार है? तो 2 है बेटा, भूलिएगा मत प्लीज, कंपटीशन के लिए बहुत जरूरी है। पहला है आर्टिकल 249, अभी बस इतना लिखो, घबराओ मत। दूसरा है अनुच्छेद 312। तो पहले दोनों का परिचय कराते हैं। 249 में ये लिखा हुआ है कि राज्य सूची के विषय को दूसरे सूची में भेजा जा सकता है, यानी समवर्ती सूची या संघ सूची में इसको ट्रांसफर किया जा सकता है। कौन करेगा? राज्यसभा। ये अधिकार लोकसभा को नहीं दिया गया। इसमें ये क्या कहा गया, जरा ध्यान। राज्यसभा करेगी नहीं, करेगी तो संसद ही करेगी, कानून तो संसद ही बनाएगी, लेकिन हरी झंडी दिखाएगी राज्यसभा। ट्रेन तो ड्राइवर ही चलाएगा, गार्ड थोड़ी चलाएगा। लेकिन बिना गार्ड की झंडी दिखाए ट्रेन नहीं चलेगी। तो इसका मतलब ये मत समझना कि राज्यसभा ऐसा कर देती है, लेकिन राज्यसभा जब तक कहेगी नहीं तब तक ऐसा होगा नहीं। तो ताकत राज्यसभा की तो दिख रही है ना, गार्ड की हैसियत तो दिख रही है ना। ड्राइवर एकदम इंजन स्टार्ट करके फुल एक्सीलरेटर पे है, गार्ड झंडी नहीं दिखा रहा, नहीं दिखाओ, चलाओ, चला के दिखाओ, नहीं चला सकते ना। तो ऐसे ही संसद कुछ नहीं कर सकती जब तक राज्यसभा हरी झंडी ना दिखाए। तो क्या है बेटा, उसको थोड़ा समझना। तो 249 में तो यही है बेटा कि राज्य सूची के विषय को संघ सूची या समवर्ती सूची में भेजा जा सकता है। ये कौन सा बंटवारा किया आपने? और भेजने का फैसला आप खुद ही ले लो। अरे राज्य से पूछो ना भैया, अपना विषय आप देना चाहते हो कि नहीं देना चाहते हो? राज्य से कोई पूछ रहा है? राज्यसभा राज्य का है। अरे ये तो केंद्र के सदन है ना, तो आप ही लोग मन बना के जो मन करे वो विषय ले लो, फिर तो बढ़िया बंटवारा हुआ। बोल नहीं रहे? ये तो गड़बड़ है, संघ सूची के विरुद्ध दिख रहा है, संघात्मक व्यवस्थाओं के खिलाफ दिख रहा है, हाँ या ना?
तो कभी आपने विचार किया अगर ये संघात्मक व्यवस्थाओं के खिलाफ है तो संसद को अधिकार न दे करके राज्यसभा को इसका अधिकार क्यों दिया गया? थोड़ा विचार करिए। क्योंकि मैंने बताया था कि राज्यसभा राज्यों की प्रतिनिधि। भूल गया? याद है ना? राज्यसभा राज्यों की प्रतिनिधि है, इसलिए कहा गया राज्यों से ना पूछ के इनके प्रतिनिधि से पूछ लेते। हाँ या ना? उन्होंने कहा कि हम एक एक राज्य से ना पूछें बल्कि इनके जो प्रतिनिधि हैं इन्हीं से पूछ लें तो क्या हर्जा है। इसलिए कहा गया कि ये अधिकार राज्यसभा के पास होगा और हम राज्यसभा से जब पूछ लेंगे, राज्यसभा हाँ कह देगी तो हम ये मान लेंगे कि राज्यों ने हाँ कह दिया। क्लियर है बेटा? तो ये संघात्मक व्यवस्थाओं के खिलाफ तो दिख रहा है, लेकिन चूंकि राज्यसभा से अनुमति ली जाती है इसलिए कहते हैं कि संघात्मक व्यवस्थाओं के खिलाफ नहीं है, क्योंकि हमने आपसे पूछ के लिया है। जैसे एक मार्कर मेरे पास, एक मार्कर आपके पास, हम आपका मार्कर झपट लें बिना आपकी मर्जी के तब तो गलत है, लेकिन हम आपसे कहें कि बेटा रखे ही हो, थोड़ा दे दोगे लिखने के लिए, और आप कहें कि ठीक है सर ले लीजिए, तो मुझे लगता है ये कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। इसीलिए कहा गया कि राज्य सूची की किसी विषय को लेने के लिए पहले राज्यों से पूछिए। तो राज्यों से सीधे मत पूछिए, उनके जो प्रतिनिधि बैठे हुए हैं राज्यसभा में उनसे अगर हम पूछ लेते हैं तो बात बन जाएगी। तो लग तो रहा है संघात्मक व्यवस्थाओं के प्रतिकूल है, खिलाफ है, लेकिन लग नहीं रहा है व्यवहार में कि संघात्मक व्यवस्थाओं के खिलाफ है, क्योंकि उन्हीं लोगों से पूछ लिया गया जिनके अधिकार को हम ले रहे हैं। तो क्लियर हुआ बेटा? तो प्रथम दृष्टया लग रहा है कि 249 संघात्मक व्यवस्थाओं के खिलाफ है, लेकिन जब गहराई में देख रहे हैं तो लग रहा है नाना खिलाफ नहीं है, क्योंकि उन्हीं लोगों के प्रतिनिधि से, राज्यों के प्रतिनिधि से पहले अनुमति ली जा रही है। क्लियर है बेटा? टीका टिप्पणी जरूरत पड़ेगी तो लिखिएगा। लिखें, पहला लिखें आर्टिकल 249। पहला क्या बेटा? 249। लिखें, यदि राज्यसभा दो तिहाई मतों से, 2/3 मेजॉरिटी से, दो तिहाई मतों से यह प्रस्ताव पारित करे कि राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है, राज्य सूची का कोई विषय कैसा बेटा? राष्ट्रीय महत्व का है, तो ऐसे विषय पर संसद एक वर्ष के लिए विधि का निर्माण कर सकती। अनंत काल के लिए नहीं बेटा, एक वर्ष के लिए विधि का निर्माण कर सकती है, जिसे राज्यसभा निरंतर आगे बढ़ा सकती है। जिसे राज्यसभा निरंतर आगे बढ़ा सकती है। आगे बढ़ा सकती है का मतलब, अरे भाई एक बार में 1 साल का मौका देती है ना? अब 1 साल अगर पूरा हो गया और राज्यसभा अगर चाहे तो फिर 1 साल आगे बढ़ा दे, फिर राज्यसभा चाहे तो 1 साल आगे बढ़ा दे, ऐसे करके राज्यसभा उसको निरंतर आगे बढ़ा सकती है, लेकिन एक बार में 1 साल। मुझे लगता है क्लियर हो रहा होगा। क्लियर है बेटा? अब मुझे बताइए कि अब तो लग रहा है कि यह अधिकार तो संसद के पास है।
तो राज्यसभा ये प्रस्ताव पारित करती तो नहीं बढ़ जाता। जैसे राज्यसभा ये कहेगी कि राष्ट्र सूची का फलाना विषय राष्ट्रीय महत्व का है, अगर वो कह दिया, तब संसद उस विषय पर 1 वर्ष के लिए विधि का निर्माण कर सकती है। और संसद करेगी तो क्या उसमें राज्यसभा नहीं शामिल है? फिर जैसे विधेयक पारित होता है दोनों सदन मिलकर पारित कर लेंगे, लेकिन शुरुआत करेगा कौन? राज्यसभा। लोकसभा। तो यहां पड़ला किसका भारी हो गया? राज्यसभा का। दिख रहा है आपको? क्लियर है बेटा? अब ये कि संघात्मक व्यवस्थाओं के खिलाफ है या नहीं, तो प्रथम दृष्टया तो लग रहा है, क्योंकि मेरे विषय पे आप काहे कानून बनाओगे। लेकिन अगर सूक्ष्मता से हम देखते हैं तो लगता है कि नहीं नहीं, संघात्मक व्यवस्थाओं के प्रतिकूल इसलिए नहीं है कि ऐसा राज्यों से पूछ के किया जाता है। लेकिन एक एक राज्य से नहीं पूछा जाता, राज्यों के जो प्रतिनिधि हैं उनसे पूछ लिया जाता है। क्लियर हुआ बेटा? आगे बढ़ो। तो 249 क्लियर हुआ बेटा? हाँ, आगे लिखो। आर्टिकल 312 अनुच्छेद क्या बेटा? 312। तो हेडिंग बना लीजिए उसका, अखिल भारतीय सेवा, ऑल इंडिया सर्विसेज। अब थोड़ा रुकिए बेटा और इसको समझिए तो बात समझ में आएगी। हमारे यहां दो दो सरकारों का गठन किया गया, एक केंद्र की सरकार और एक राज्य की सरकार बनाई गई। गर्मी है ना बेटा? चलो ठीक है। देखो, गर्मी और भी ठंडक उंडक यही वो जगह है जहां बैठ के पढ़ रहे हो और एक दिन इसी जगह पे एकदम लदे फंदे बैठोगे, है ना? यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है ना? अभी गर्मी से बेहाल है, अभी हम लोग ठंड से बेहाल हो गए। एक बच्चे ने कहा कि सर क्यों गर्मी है इतनी, हम तो परेशान हो जाते हैं। तो मैंने यही कहा था कि ऊपर वाले से प्रार्थना किए होते, स्विट्जरलैंड में पैदा किए होते, हाँ, इंग्लैंड इंग्लैंड में या ऑस्ट्रेलिया में। तो अब ये कि हम पैदा हिंदुस्तान में हुए हैं, तो यही हमारी नियति है, यही हमारा भाग्य है, और हम हर मौसम को झेलेंगे, क्योंकि झेलने के लिए ही हमें यहाँ हिंदुस्तान में भेजा गया है। तो यहाँ झेलेंगे बहादुरी से। और गर्मी में गर्मी नहीं तो क्या ठंडक लगेगी? इससे कौन सी बात? हाँ हाँ हाँ, देखो एक बात बताएं, अभी थोड़ी देर पहले बाद हम लोग भूगोल भी पढ़ेंगे। दुनिया में जितने टेम्परेचर डिफरेंस पे हम लोग जीते हैं, जितने तापांतर पे हम लोग जीते हैं, उतने तापांतर पे कोई नहीं जीता। तो ये तो हम लोगों की एक खासियत है ही है। पूरे वर्ष भर में जितने टेम्परेचर डिफरेंस पे हम इंडियन जीते हैं ना बेटा, और स्पेशली नॉर्थ इंडियन, उतने टेम्परेचर डिफरेंस पे धरती पर कोई नहीं जीता। मैं बता रहा हूं, अभी पारा 44-45 जा रहा है, हाँ या ना? जा रहा है, और अभी जाएगा 2 डिग्री। धैर्य रखिएगा, 2-4-6 महीने में ये टेम्परेचर जाएगा 2 डिग्री। कितना डिफरेंस हुआ? 42 डिग्री 43 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस साल भर में हम लोग झेलते हैं, हमारी बॉडी झेलती है। अरे भाई सीधी सी बात है, अभी 45 डिग्री का टेम्परेचर झेल रहे हैं, अभी हम 2-3 डिग्री का टेम्परेचर झेलेंगे, और बॉडी भी अंदर से ना बहुत नाराज रहती है। नालायक कहीं के, एक बताओ ना एक टेम्परेचर जिसपे हमको रहना है। कभी टेम्परेचर 45 करोगे तो अब बॉडी उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करती है ना बेटा। जब 45 डिग्री का टेम्परेचर होता है तो बॉडी का सारा सिस्टम एकोमोडेट करता है कि इस टेम्परेचर पे कैसे एडजस्ट किया जाए। वो अभी एडजस्ट कर ही रही होती है, एडजस्ट करके भी सुकून में आने की कोशिश करती कि चलो भाई 45 डिग्री पे जीने का सिस्टम कुछ ऐसा होगा। बॉडी अपने अंदर मैकेनिज्म डेवलप करती है, और तब तक मालूम चला ठंडक आ गई। अब बॉडी रीशफल करती है 2 डिग्री पे जीने के लिए, इसीलिए शरीर अंदर से बहुत गरी आती है। नालायक कहीं के, हम करें क्या? इसीलिए हम साल भर में ज्यादा अस्वस्थ होते हैं। और आप अक्सर देखे होंगे कि जब टेम्परेचर अपने एडवर्स कंडीशन में जाता है तो कैजुअलिटीज बहुत होने लगती है। जैसे आपने नोटिस किया होगा, यहां तो नहीं पता चलेगा, कभी गलती से शमशान घाट की ओर चले जाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि मौत 4 गुना 5 गुना बढ़ गई है। पूरे शमशान घाट लाशों से पटे पड़े हैं, लाश जलाने की जगह नहीं।
ये स्थिति है बेटा। अभी कल एक सूचना आई, हमारे बड़े अजीज चले गए, मैं खैर जा नहीं पाया, लेकिन वो प्रस्थान कर गए। हर जगह एवरीवेयर एक बात कि देखो बेटा, जाड़े से भी बॉडी कोलैप्स होती है और गर्मी से बहुत तेजी से कोलैप्स होती है। गर्मी कब आपको लगेगी आपको खुद ही पता नहीं चलेगा, जिसको हीट स्ट्रोक कहते हैं, है ना बेटा। अब हम लोग ठेठ भाषा में कहते हैं गर्मी लग गई, लेकिन मेडिकल लैंग्वेज में इसको बोला जाता है हीट स्ट्रोक। आदमी तुरंत कोलैप्स करता है, घंटे 2 घंटे का वक्त नहीं मिलता। मैंने अपनी आंखों से देखा है गर्मी से लोगों को कोलैप्स होते हुए। भाई मैंने देखा बेटा, एक आदमी साइकिल से जा रहा था एकदम धूप में, दोपहर में, अभी इसमें दोपहर में आप देख रहे हो क्या स्थिति है, आग बह रही है बाहर। वो साइकिल से जा रहा था, उसको अचानक गर्मी महसूस हुई कस के, और एक पेड़ के नीचे वो रुका, छाया थी थोड़ी, वहां रुका, पेड़ के नीचे घास पे लेटा और कभी नहीं उठा, कोलैप्स हो गया वहीं। तो बड़ी खतरनाक स्थितियां बेटा। अब बॉडी के धैर्य की परीक्षा ले रहे हो आप, हम लोग अपने शरीर की धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं इतने हाई टेम्परेचर पे। तो शुक्र मनाओ कि अभी आजकल एयर कंडीशन वगैरह दुनिया भर की चीजें हो गई हैं जो थोड़ी राहत हो पा रही है। लेकिन ये राहत नहीं बेटा, ये और भी तकलीफ दे रही है। तकलीफ ये दे रही है कि हम बॉडी को एकदम अचानक कंफर्ट भी दे रहे हैं, तो बॉडी उस कंफर्ट में रहने की कोशिश करती है। मेरे घर में एक जर्मन शेपर्ड है, डॉग है, वो इतना बदमाश है, वो अब गर्मी में किसी हालत में एसी के बाहर नहीं निकलता, निकलता ही नहीं है। युद्ध कर लेगा, लड़ाई कर लेगा, वो अग्रेसिव हो जाएगा, वो नहीं निकलेगा, वो उसी में रहेगा, क्योंकि उसके पास एक ऑप्शन है, विकल्प है। अब हम मनुष्यों के साथ तो भाई काम धाम है, बाहर निकलना ही होगा। तो आप देखोगे कि जैसे आज से 30-40 साल पहले जब एयर कंडीशन वगैरह की कंडीशन नहीं थी, तो हम गर्मी में सरवाइव करने का सिस्टम डेवलप कर लेते थे। माने हमारे पास वो सिस्टम था कि नेचुरली हम अपने आप को कैसे एडजस्ट कर लें। पेड़ के नीचे हैंड फैन लिए रहते थे, ये सब छोटी छोटी चीजें थी, हम अपने आप को एडजस्ट कर लेते थे, बॉडी भी उसके अकॉर्डिंग ढल गई थी। अभी बॉडी के साथ बड़ी फजीयत हो रही है। घरों के अंदर फुल एयर कंडीशन में हो, निकलोगे कि नहीं निकलोगे, घर ही में रहोगे। अब सबसे बड़ी परेशानी हम मध्यवर्गीय लोगों को होती है, रईस लोगों को कोई परेशानी नहीं होती। एसी घर से निकलेंगे, एसी कार में बैठेंगे, एसी होटल में जाएंगे, एसी रेस्टोरेंट में जाएंगे, एसी ऑफिस में जाएंगे, तो वो तो 24 आवर्स एयर कंडीशन में है साहब, उनके साथ परेशानी है। हम लोगों की क्या परेशानी है कि कार में बैठे तो एसी एकदम फुल किया, एकदम आनंद में आ गए, निकलोगे कार से, निकलो कहाँ निकलोगे, कहीं ना कहीं तो निकलोगे ना, और बाहर 45 डिग्री का टेम्परेचर आपको इंतजार कर रहा है, और अचानक ये टेम्परेचर डिफरेंस ही हमारे लिए बड़ा घातक होता है। तो हम लोगों के साथ परेशानी इसीलिए है। उनको भी परेशानी नहीं है जिनके पास एसी नहीं है, क्योंकि वो 24 घंटे उसी में जी रहे हैं, बॉडी एडजस्ट की हुई है। हम लोग बड़े घपले में चले जाते हैं, उसी में मारे जाते हैं ना। एसी मिला तो पूरा आनंद में, फिर बाहर कहाँ निकलोगे, ना निकलो बाहर, बाहर हीट इंतजार कर रही है आपकी। तो ये सब है बेटा। तो थोड़ा बच बचा के हमेशा ध्यान रखिए कि हाइड्रेट रहिए। जब भी आपको प्यास की अनुभूति हो तो बिल्कुल ना रोकें, पानी पीजिए, पानी पीते रहिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन आपको ये नहीं होगा जैसे बच्चों को लगता है या लोगों को लगता है कि वोमिटिंग होने लगे या डिसेंट्री हो जाए तभी डिहाइड्रेशन। ना 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 ना, ना। डिहाइड्रेशन ओवर स्वेटिंग से होने लगती है, पसीना जब बहुत ज्यादा होने लगता है तो भी डिहाइड्रेशन हो जाता है। और जैसे बॉडी डिमांड करे कि पानी, तो तुरंत पानी लीजिए, ग्लास व्लास छोड़ छाड़ के भागिए, है ना, बिल्कुल पानी पीते रहिए। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। हाँ, लेकिन संविधान के प्रारंभ के समय, संविधान के प्रारंभ के समय 2 अखिल भारतीय सेवाएं थी, ऑल इंडिया सर्विसेज थी। संविधान के प्रारंभ में कितनी बेटा, 2 अखिल भारतीय सेवाएं थी। दोनों का नाम लिखें। IAS, पूरा नाम मुझे लगता है आपको पता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। दूसरा IPS,
इंडियन पुलिस सर्विस। ठीक है बेटा। आप कहोगे सर ये काहे बता रहे हैं आप, काहे जरूरी बता रहे हैं आपको? क्या आपको नहीं लगता कि ये पद संघात्मक व्यवस्थाओं के खिलाफ है? सोच के जरा बताइए मैंने क्यों कहा। ये जो पद होते हैं बेटा, ये भी संघात्मक व्यवस्थाओं के विरुद्ध है। दुनिया के किसी संघात्मक व्यवस्था में इस तरह के पद नहीं होते, हमारे यहाँ हैं। तो कैसे विरुद्ध है हम आपको बता रहे हैं, क्या समझने की कोशिश करिए। मेरे घर में किसी बाहरी आदमी का व्यक्ति आके घर मैनेज नहीं करेगा, मेरे घर को मैनेज हम लोग करेंगे। और अगर बाहरी आदमी आके मेरे घर को मैनेज करता है और दादागिरी से मैनेज करता है, इसका मतलब है कि मेरे घर पे मेरा नियंत्रण कम हो रहा है। हाँ या ना? मेरे घर में दूसरा नियंत्रित करेगा आपको क्या खाना है, क्या पीना है, कब सोना है, कब उठना है, कब बैठना है। अगर बाहर का कोई व्यक्ति आके ये सब नियंत्रित करने लगे तो मुझे लगता है मेरे घर की सुंदरता बाधित होगी। हम फैसला करेंगे ना हमको क्या खाना पीना है, कब सोना है, उठना है, कहाँ करना है, क्या नहीं करना है। एक बात मुझे बताइए, पुलिस, जरा ध्यान से सुनना, पुलिस राज्य सूची का विषय है। पुलिस किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है। अगर नहीं मालूम है तो सुन लीजिए, पुलिस राज्य सूची का मामला है, केंद्र से पुलिस से कोई लेना देना नहीं है। प्रशासन, राज्य कानून व्यवस्था राज्य सूची का मामला है, केंद्र सूची का मामला नहीं है। तो राज्य निर्धारित करे वो अपना प्रशासन कैसा करे। अब जरा मुझे बताइए, सिपाही की भर्ती राज्य करेगा, दरोगा की भर्ती राज्य करेगा, डिप्टी एसपी की भर्ती राज्य करेगा, और एक केंद्र से दंदनाता हुआ आएगा, वो बनेगा एसपी। तो इस जिले के पुलिस का जो मुखिया होगा वो बाहर का काहे होगा? वो बाहर का ही तो है। अरे आईपीएस क्या, आईपीएस की भर्ती राज्य सरकार करती है, यूपीएससी परीक्षा लेती है ना, तो उसकी वफादारी किसके प्रति ज्यादा होगी? डेफिनेटली होगी भाई, डेफिनेटली होगी। गृह मंत्रालय देखता है आईपीएस के काम को, तो आईपीएस गृह मंत्रालय के प्रति जवाबदेह होगा कि राज्य सरकार पर जवाबदेह होगा? खुद ही बताइए ना। केंद्र के प्रति जवाबदेह होगा, और वो आके जिले के पुलिस के प्रमुख के रूप में काम शुरू करेगा। अब जरा मुझे बताइए, ये तो कहते हैं ना कि सर पे एकदम सवार हो जाना, ये बाहर का आदमी आके सर पे सवार हो गया, अब तो केंद्र के इशारे के हिसाब से काम करना पसंद करेगा वो? बोल नहीं रहे। पूरा सरकार की क्यों सुने, काहे सुने? क्या कर लेंगे आप? एक सूचना बता दें, राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती इनका, कुछ भी नहीं कर सकती। इसको हल्के में मत लेना। ये आईएएस और आईपीएस ना बड़े शानदार पद हैं, राज्य सरकार की औकात नहीं है इनका कुछ कर पाए। बस एक अधिकार इनको केंद्र ने दे दिया है राज्य को, वो भी दिया है, कहा इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकते हो आप। अरे भाई आपको पता है कौन जिले का डीएम होगा, ये फैसला राज्य सरकार करती है। अभी मैंने कहीं सुना 2 आईएएस का ट्रांसफर हुआ, इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग कौन करता है? राज्य सरकार कहती है। नॉर्मल डिसिप्लिन का काम राज्य सरकार देख लेती है, सस्पेंड और बर्खास्त करने वाला काम राज्य सरकार के अधीन है ही नहीं है, वो कर ही नहीं सकते। क्लियर है बेटा? तो बताइए कि मेरे घर में एक ऐसा नौकर आप भेज दें, मैं आपसे कहूं कि भाई मेरे घर में एक नौकर की जरूरत है, तो आपने कहा सर भेज रहा हूं एक नौकर, भेज दिया आपने, और आपने कहा कुछ शर्त है सर, थोड़ा सुन लीजिए, उनका बताएं। कहा कि डांटेंगे नहीं इसको कभी, नौकर भेज रहे हैं आपके घर में, इसको कभी डांटिएगा नहीं। उनका ठीक है भैया नहीं डांटेंगे। आपने कहा कि सर ये काम करेगा या नहीं करेगा, तब भी मत डांटिएगा। मैंने कहा ठीक है। कहा आप खाना खाइएगा मत खाइएगा, ये जो कहेगा वो खिलाइएगा। हाँ तो रोज उसकी फरमाइश होगी तरह तरह की। क्लियर? और ये भी साथ में शर्त आपने गिना दिया कि आपके पास एक पैसा रहे न रहे, इसकी तनख्वाह समय पे जरूर दे दीजिएगा। अब बताइए, ऐसा नौकर घर में अगर आ गया तो साहब घर की तबाही के अलावा तो कुछ नहीं होना है। वो बैठ के टीवी देख रहा है, आपने कहा कि बेटा जरा एक गिलास पानी देना, जाके ले लो, क्या कर लोगे आप? डांटोगे?
नो, नॉट अलाउड। वो रोज तरह तरह के डिश की फरमाइश करेगा, हो सकता है आपने कभी सुना भी ना हो ऐसे डिश की तो नाक में दम करने आया है कि हमारी मदद करने आया है? ऐसे ही नौकर होते हैं ये। एक बात मुझे बताइए, आईएएस और आईपीएस को वेतन कौन देता है? राज्य सरकार देती है। एकदम सुन लो ध्यान से, इनको वेतन राज्य सरकार ही देती है। अपने कर्मचारियों का वेतन 10-10 दिन रोक लेंगे। अभी कुछ कर्मचारियों के वेतन महीना महीना भर नहीं मिलते, पता कर लेना, ऐसे बहुत ढेर सारे लोग हैं। इनका वेतन एक दिन डिलेड नहीं होता, नॉट अ सिंगल डे। जिस तारीख को इनको वेतन मिलना है उस तारीख को इनको वेतन इनके अकाउंट में आ ही जाना चाहिए, एक दिन का विलंब नहीं होता। आप देखो प्राइमरी के अध्यापक हैं बेचारे, ये कभी कभी 15-15 दिन झेलने लगते हैं, और भी तमाम विभाग हैं प्रदेश के। तो आखिरकार ये आपको नहीं लगता कि तो गलत बात है यार? हमारे यहाँ पुलिस जब हमारे अधीन है तो पुलिस के सारे अधिकारी हमारे होने चाहिए। एक अधिकारी आपका आके बैठ गया, सबसे बड़ा वाला। डीजीपी क्या होता है? आईपीएस होता है। पुलिस का जो सबसे बड़ा अधिकारी है वो आईपीएस है। वो किसका प्रतिनिधि है? वो केंद्र का प्रतिनिधि है। और केंद्र जब चाहेगा तब अपने यहाँ वापस बुला लेगा, जब चाहेगा तब। इसलिए आपको पता है कि आईपीएस लोग ना बड़े धाकड़ पद वाले होते हैं। ये सीआरपीएफ में चले जाएंगे, ये बीएसएफ में चले जाएंगे, पता नहीं आपने सुना है कि नहीं। ये सीआरपीएफ में भी आईपीएस चले जाते हैं, बीएसएफ में भी चले जाते हैं, आईटीबीपी में भी चले जाते हैं। बीएसएफ का आईजी बन के जाएगा। बीएसएफ के जो छोटे अधिकारी होंगे वो बैज पे लिखेंगे बीएसएफ, और ये जब जाएगा बीएसएफ में ना आईजी बन के, ये लिखेगा आईपीएस। और है बीएसएफ में लिखा है आईपीएस, है सीआरपीएफ में लिखा है आईपीएस, तो वो बीएसएफ में जाएगा, सीआरपीएफ में जाएगा, आईटीबीपी में जाएगा। स्टेट पुलिस में तो खैर आप देख ही रहे हो, है जरूरत पड़ेगी तो सीबीआई में चला जाएगा, जरूरत पड़ेगी तो ईडी में चला जाएगा, जरूरत पड़ेगी तो वो अजीत डोभाल बन जाएगा, एनएसए बन जाएगा। अरे ये क्या है एनएसए अजीत डोभाल? आईपीएस है। अरे आईपीएस रहे हैं भैया। और एनएसए मतलब समझते हो? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। इसको उतनी अधिकार है जितना एक कैबिनेट मंत्री को होता है। तो कुल मिला जुला के बेटा ये संघात्मक व्यवस्थाओं के अनुकूल नहीं है। क्लियर है बेटा? देखें, नई अखिल भारतीय सेवा के गठन का प्रस्ताव राज्यसभा की ओर से आता है। नई अखिल भारतीय सेवा गठन का प्रस्ताव किधर से बेटा? राज्यसभा की ओर से आता है। उन्नीस सौ 1966 में राज्यसभा की ओर से आता है। 1966 में एक नई अखिल भारतीय सेवा और बना दी गई। एक नई अखिल भारतीय सेवा और बना दी गई। क्लियर है बेटा? हाँ, तो जो नई बनाएगी उसका क्या नाम रखा गया बेटा? आईएफएस। हाँ लिखें, इसे आईएफएस का नाम दिया गया। पूरा नाम जरूर लिखिएगा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। फॉरेन नहीं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा। ठीक है बेटा? वर्तमान समय में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। यानी आज की डेट में कितनी बेटा? 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। तो कल थोड़ा याद दिलाइएगा बेटा, थोड़ा अखिल भारतीय सेवा पे हम विस्तार से बात कर लेंगे आपसे, है ना? ये क्या होती है, क्यों अखिल भारतीय सेवा कहते हैं। क्लियर है बेटा? तो आज यहीं समाप्त करते हैं बेटा, कल मिलेंगे, बात करेंगे। थैंक यू बेटा।